गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अमलगमेशन की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये हमारे को बैलेंस शीट दे रखी है, इसको एक बार स्टडी करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड। इक्विटी शेयर दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिवेंचर्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट साइड में देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिटिंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है एंड कैश एट बैंक है। ओके, एक्स लिमिटेड टेक ओवर बाय लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2015। एक्स लिमिटेड डिस्चार्जेज द परचेज कंसीशन एज बिलोज। ठीक है, ये उन्होंने बताया कि इतने इक्विटी शेयर्स दिए हैं और इतने प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं। ओके, द डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू equivalent number of debenture of X Limited. The statutory reserves of Y Limited are to be maintained for 2 more years. Okay. So the balance sheet of X Limited after amalgamation on the assumption that the amalgamation is in the nature of purchase and amalgamation is in the nature of merger. फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर उन्होंने बैलेंस शीट बोली है बनाने के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट से पहले हम जनरल एंट्रीज करेंगे और दोनों केसेस में। ठीक है, चलिए, तो पहले हम बैलेंस शीट तो बाद में बनाएंगे, पहले ट्रांजैक्शन मूव कैसे होगी इसको समझते हैं। ठीक है, ओके, बैलेंस शीट बनाने से पहले हम एक बार पहले परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यस, सो परचेज कंसीडरेशन क्वेश्चन में इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि हम ये पेमेंट करेंगे, तो ये नेट पेमेंट मेथड है। इन्होंने बोला 3005, एक बार देख लें, 3,50,000 इक्विटी शेयर देंगे, तो ये हमारे 35 lakhs होते हैं। एंड प्रेफरेंस शेयर कितने दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 15% टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10%। ओके, ठीक है, तो ये हमने दिया है इक्विटी शेयर होल्डर को। अब टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या देंगे? इन्होंने बताया कि जो आपकी 17 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसमें 10% प्रीमियम जोड़ दीजिए, तो 18,70,000 हम देंगे। ठीक है, 18,70,000 हम देंगे। ओके, और इसके लिए वो 15% प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, दैट इज 15% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये आपकी 53,70,000 क्या हो गया? ये परचेज कंसीडरेशन हो गई। अब इस परचेज कंसीडरेशन को कंसीडर करते हुए हमें वाई लिमिटेड टेक ओवर, कौन टेक ओवर कर रहा है?
एक्स लिमिटेड, तो हमें एक्स लिमिटेड की बुक्स बनानी है। मैं इस पेज को 2 पार्ट में बांट देता हूँ, दोनों में ही एक्स लिमिटेड की बुक्स हैं। ठीक है, फ़र्क क्या है फिर दोनों में? फ़र्क ये है कि पहला केस है हमारा इन द नेचर ऑफ मर्जर, और ये केस है इन द नेचर ऑफ परचेज। ये 2 केस अलग अलग करने हैं, तो हम 2 केस को अलग अलग ही कैलकुलेट करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड। कितने से? 5370 से, क्योंकि हम लिख रहे हैं रुपीज इन 1000। यहां पर भी पहली एंट्री क्या होगी? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या होगी? मर्जर के केस में आपको पूरी बैलेंस शीट बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करनी होती है। तो वाई लिमिटेड की सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ बुक वैल्यू पे आ जाएंगी। ठीक है, तो वाई लिमिटेड की पहले हम एसेट्स देख लें। लैंड एंड बिल्डिंग है, कितनी? 1550। प्लांट एंड मशीनरी 1700। इसके बाद फर्नीचर फिटिंग्स है 350, इन्वेस्टमेंट है 500। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 350, इन्वेस्टमेंट 500, इन्वेंट्री है 950, ट्रेड रिसीवेबल है 1030। इन्वेंट्री 950, ट्रेड रिसीवेबल है 1030। इसके बाद कैश एट बैंक 520। ये सारी मर्जर के केस में जो बैलेंस शीट वैल्यू होती है उस पर ही ट्रांसफ़र होती है। अब हम 2 करेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में देखें, अदर करंट लायबिलिटीज 1.5 है, ट्रेड पेबल है 3.5। सो करंट लायबिलिटीज 150, ट्रेड पेबल 350, 13% डिबेंचर्स कितने? 350। ठीक है जी।
सो इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 100, एक्सपोर्ट प्रमोशन रिजर्व 200। चलिए लिखें, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितने का है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 100 का है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 200। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी डिफरेंस आता है दोनों में, मर्जर के केस में जो भी डिफरेंस आता है वो हम जनरल रिजर्व से एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से? परचेज कंसीडरेशन कितने की थी? 5370। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हम किस में देखेंगे? हम जनरल रिजर्व में देखेंगे। ठीक है, तो जनरल रिजर्व इस केस में जो आएगा वो आएगा 80 रुपीज़ का। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व दोनों को जोड़ दिया। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस लिख देता तो मुझे डेबिट बैलेंस आता, इसलिए मैंने नेटिंग कर दी। ठीक है, यस। अब इसी एंट्री को अगर हम बिजनेस परचेज में करते तो कैसे, परचेज मेथड में करते तो कैसे होता? लैंड एंड बिल्डिंग 1550, प्लांट एंड मशीनरी 1700, फर्नीचर फिक्सचर्स 350, इन्वेस्टमेंट 500, इन्वेंट्री 950, ट्रेड रिसीवेबल 1030, कैश एट बैंक 520। 2 अदर करंट लायबिलिटीज 150, 2 ट्रेड पेबल 350। यहाँ 13% डिवेंचर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लायबिलिटी फॉर डिवेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड। अगर प्रीमियम पे होता तो हम प्रीमियम लिख देते। ठीक है जी। 2 बिजनेस परचेज 5370। अब डिफरेंस निकालें, और अगर कोई डिफरेंस आएगा तो वो हमारा एसेट साइड में है तो गुडविल में, और लायबिलिटी साइड में है तो वो कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पर 380 का डिफरेंस है, ये हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। ये वैल्यूड हम रिवैल्यूड लिखते हैं, बट चूंकि अभी क्वेश्चन में दी नहीं है इसलिए हमारी सेम वैल्यू हमने ली है। आपने गौर से देखा
ये वाले रिजर्व हमने इसमें नहीं लिए। क्यों? मर्जर के केस में सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटी और सारे रिजर्व नई बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बट परचेज के केस में ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, इस पर ध्यान दीजिए। मैंने बताया था ना, स्टैच्यूटरी रिजर्व टू बी मेंटेन फॉर 2 years, क्वेश्चन में दिया है, एक गिवन है। तो हमें एक एंट्री करनी होती है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, कितना 200 टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 100, और यहाँ पर डेबिट करेंगे हम 300। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अमलगमेशन एडजस्टमेंट की एंट्री कब आएगी, जब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। मर्जर में नहीं आएगी, मर्जर में तो वो ऑटोमेटिकली रिजर्व आ जाएंगे। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? यस। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हमें अब से परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज की एंट्री करनी है। तो परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज की एंट्री दोनों में सेम ही आएगी, कोई उसमें नई एंट्रीज नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए, तो इसमें ये 3 नंबर एंट्रीज हुई। 4 नंबर एंट्रीज जो होगी इसके अंदर, वो होगी जो ये लायबिलिटी फॉर डिवेंचर्स थी, इसको क्लियर करने के लिए। लायबिलिटी फॉर 13% डिवेंचर्स 352। कंपनी ने अपने यहाँ कितने परसेंट डिवेंचर्स के इशू करे हैं? इक्वलेंट नंबर, उन्होंने बोला कि हमने इक्वलेंट नंबर यानी कि सेम डिवेंचर हमने इशू कर दिए 350 के। ठीक है। अब जो परचेज कंसीडरेशन की डिस्चार्ज की एंट्री है उसको समझ लीजिए। परचेज कंसीडरेशन की इसमें 3रे नंबर एंट्री होगी और इसमें 5वें नंबर एंट्री होगी। पीसी डिस्चार्ज करने की यहाँ पर होगी लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं? 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाउ मच? 5370, 3500, 1870। सेम एंट्री यहाँ पर भी होगी। ठीक है जी। तो अब आप समझे कि मेन फ़र्क जो आता है वो फ़र्क आता है इस एंट्री में। यहाँ पे दूसरी एंट्री में हमारा मेन फ़र्क आता है कि भाई वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। ठीक है। आई होप ये पॉइंट पूरी अच्छी तरह से क्लियर है। चलिए, अब हमारा बैलेंस शीट बनाने का काम रह गया है, और बैलेंस शीट आप जानते हैं बच्चों का काम है, बट बच्चों का काम भी हम ही को करना है, तो हम लोग करते हैं। ठीक है। दोनों बैलेंस शीट बनाते हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं, वैसे आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं बनाना है, एग्ज़ाम में आपको मतलब बनाना है, बट हम प्रेजेंटेशन के लिए आपको एक साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। चलिए,
ये अब हमारी बैलेंस शीट बन रही है। क्योंकि बैलेंस शीट में कोई हमारे पास ये बैलेंस शीट है इन द नेचर ऑफ मर्जर, और ये बैलेंस शीट है हमारी परचेज मेथड में लिए। ठीक है जी। यस। सो यहाँ पर हमारे नोट नंबर आ जाएंगे। आपको पता है बैलेंस शीट में सबसे ऊपर लिखते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इसमें नंबर 1 आता है शेयर होल्डर फंड। इसमें ये बैलेंस शीट किसकी बन रही है? वाई लिमिटेड की। तो इसमें पहले लिखेंगे हम शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी। नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटीज। नंबर 3 करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। फिर यहाँ पे टोटल आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स में नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में ए लिख दें फिक्स एसेट्स, उसके अंदर 1 आ जाएगा टेंजिबल और इंटेंजिबल। बी आएगा इन्वेस्टमेंट। कौन से वाले? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। चलिए नंबर 2 करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको पता है यहाँ इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तीनों चीज़ें आती हैं। यस। चलिए, तो नोट नंबर 1 हमारा शेयर कैपिटल का, नोट नंबर 2 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है। यहाँ पर ये आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे जो डिबेंचर्स वगैरह होंगे तो नोट नंबर 3 उनका हो जाएगा। फिर नोट नंबर 4 हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट्स का हो जाएगा। चलिए, आई होप क्लियर है यहाँ तक। यस। अब हम बात करते हैं नोट्स की, इसी बैलेंस शीट के बेसिस पर। तो नेक्स्ट पेज पे हम नोट्स बनाएंगे। अब एक्स लिमिटेड में वाई लिमिटेड की मर्जर होनी है। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ठीक है जी।
ऑथराइज तो आपको पता है, तो सीधा लिखेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मर्जर के लिए है और ये परचेज के लिए। पहले से 5 लाख शेयर थे, अब हो गए हैं 8,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो कितना आ जाएगा 8,500 रुपीज़ इन 1000, तो शुरू से ही चल रहा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में देखें, हमारे पास कितने प्रेफरेंस शेयर थे? हमारे पास 14% प्रेफरेंस शेयर थे 1200 के, और 15% प्रेफरेंस शेयर दिए हमने 1870 के। तो 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये हमारे हैं 2200 के। नए प्रेफरेंस शेयर हमने 15% शेयर वाले इशू किए हैं, दैट इज 870। सो 4070 4070, सो 12570 एंड 12570। यहाँ तक क्लियर है? चलो, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 हमारा किस चीज के लिए? रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में इनके पास पहले से जनरल रिजर्व था, ओके, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व था, तो ये सारे रिजर्व्स में वो ऐड हो जाएगा। चलिए, सो एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। पहले से हमारे पास जनरल रिजर्व था, कितना? जनरल रिजर्व था 500, ओके। ठीक है, और एक्विजन फ्रॉम वाई लिमिटेड से एक्विजन होके 80 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 580, यहाँ पर 500 ही रहेगा। ठीक है जी, ये एक्विजन इसमें नहीं आएगा। नंबर दूसरा था एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, हमारे पास 300 था, वाई लिमिटेड का आया 200, तो यहाँ पर भी 500, यहाँ पर भी 500। ठीक है जी, ओके। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हमारे पास नहीं था, वाई लिमिटेड का आया है 100, तो 100 दोनों जगह हो गया। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस 750 था हमारा वाला। ये किसका है? एक्स लिमिटेड वाला, ये एक्स लिमिटेड का है। ठीक है, 5th नंबर है कैपिटल रिजर्व। ये वाई लिमिटेड का आया, इसमें तो होगा नहीं, यहाँ पर आएगा 380। इन दोनों में फ़र्क देखा आपने,
परचेज मेथड में आपको याद है 380 का कैपिटल रिजर्व आया था। यस, सो नाउ दिस डिफरेंस यू विल फाउंड। इसका टोटल करें, कितना आ रहा है? दिस इज 500 500, सो 1930, तो ये आएगा 2230। ठीक है जी, ओके। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो नोट नंबर 3 है, हमारे पास पहले से है कोई बोरोइंग, हमारे पास कोई रिजर्व डिवेंचर नहीं है। 13% डिवेंचर थे, तो दोनों ही केसेस में 850 के वो डिवेंचर हो गए। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में आप कहें टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इसमें आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये तीनों आ जाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग 25, 32.5 एंड 575। 25 हमारी थी और 15.5 यहाँ से आई। 2500 थी, सॉरी 25 नहीं है, 2500 है। तो ये हो जाएगा 2500 प्लस 4050 4050। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितनी थी? 3250 और 1700 ठीक है। फर्नीचर फिक्सर्स 575 के थे और 350 के हमारे यहाँ से आ गए, तो 925 925। ठीक है, ऐड करेंगे ये आपका 9925 9925 ये हमारे यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज़ को जो हमने प्लेस की हैं ये बैलेंस शीट में प्लेस कर देते हैं एक एक करके। नोट नंबर 1 से जो ठीक है, नोट नंबर 2 से, नोट नंबर 3 से। ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज़ हमारी हैं, तो करंट लायबिलिटीज़ देखें। करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल ऐड कर देंगे और अदर करंट लायबिलिटीज़ ऐड कर देंगे। सो ट्रेड पेबल जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे 800 और अदर करंट लायबिलिटीज़ को जब हम प्लस करेंगे तो ये 350 आएगी। 9925 ये आपकी टेंजिबल फिक्स एसेट्स आ गई। इसके बाद इन्वेस्टमेंट देखें। इन्वेस्टमेंट आपके पास थे 700 के और 500 के और आ गए, तो 1200 के इन्वेस्टमेंट आ गए। इन्वेंट्रीज पहले 1250 की थी, 950 की और आ गई, तो 2200 की इन्वेंट्रीज हो गई। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 900 के थे, तो 1930 के
ट्रेड रिसीवेबल आ गए। एंड 725 का आपके पास था कैश एट बैंक, तो 1245 ये आ गया। अब यहाँ पर याद रखिए एक आइटम और है, वो अदर नॉन करेंट एसेट्स में आएगा, उसका नाम क्या है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना, 300 का। याद है कि भूल गए? अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट वो था जो आपने एक्सपोर्ट प्रमोशंस रिजर्व्स वगैरह क्रिएट किए थे, ठीक है। तो इस तरफ की बैलेंस शीट का टोटल 1600 500 आएगा, 16,500 और इसका टोटल आएगा 16,800 रुपीज़ इन 1000, ये आप सबसे ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों बैलेंस शीट एक साथ बनाने से और ये एंट्रीज दोनों एक साथ करने से मुझे लगता है आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लैरिफाई हुआ है, बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसको दोबारा देखिएगा, कभी भी अब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मर्जर और परचेज में क्या फ़र्क है। कई बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, आपके कुलीग मिलेंगे जिन्होंने अमलगमेशन बहुत किया है, बट उनसे जब एग्जैक्ट फ़र्क पूछते हैं ना तो नहीं बता पाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।